वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी डेट डेफिनेटली सुनी ही होगी, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड डेट। हम ये सब कुछ आज देखने वाले हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे लास्ट डिविडेंड अलर्ट पर एक कमेंट था कि जो एक्स डिविडेंड डेट है ये आपने मेंशन नहीं की, या एक्स डिविडेंड डेट आजकल कोई मेंशन नहीं करता। तो हम एक्स डिविडेंड डेट जब देखेंगे हम इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि मैंने भी क्यों मेंशन नहीं की, और बाकी जगह भी आजकल आपको एक्स डिविडेंड डेट क्यों मेंशन नहीं देखने को मिल रही है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है ये हमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेट हम जानेंगे वो है डिक्लेरेशन डेट। अब डिक्लेरेशन डेट क्या होती है अगर हम ये जानें तो सिंपली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। सपोज आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है और मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी जो XYZ कंपनी है ये XYZ कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है। ये हो गया डिक्लेरेशन डेट, यानी आज की डेट पे उन्होंने डिक्लेयर किया। पर सिर्फ ये डिक्लेयर करना कि डिविडेंड देगी इट्स नॉट सफिशिएंट, वो आपको पेमेंट भी बताने वाली है कि वो कितना पेमेंट देगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो XYZ कंपनी का जो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी, इस मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया कि हम 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देने वाले हैं। ये उन्होंने डिक्लेयर किया। तो आज उन्होंने डिक्लेयर किया, आज अगर है 15 जून तो 15 जून ये हो गई डिक्लेरेशन डेट। अब 15 जून को डिक्लेयर कर दिया गया XYZ कंपनी की तरफ से कि वो 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देंगी। तो डिक्लेरेशन डेट यानी वो डेट जिस डेट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि वो डिविडेंड देगी और कितने पैसे का देगी। अब ये जो है डिक्लेरेशन डेट डेफिनेटली सभी कंपनियों की अलग अलग होती है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जिस डेट पे डिविडेंड अनाउंस होता है विद द पेमेंट, वो डेट होगी डिक्लेरेशन डेट। अब इसके बाद दो डेट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम एक और डेट देखें इसके बाद नेक्स्ट डेट, वो होती है रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट क्या है, ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि रिकॉर्ड डेट यानी एग्जैक्टली कौन सी डेट। तो रिकॉर्ड डेट उसके नाम में ही आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड यानी एक रिकॉर्ड रखना, उस तरह की रिकॉर्ड और डेट। अब वो रिकॉर्ड किस चीज़ का है अगर हम ये बात करें तो किसी भी इन्वेस्टर को, कोई भी इन्वेस्टर हो, आप, मैं, रिटेल, बड़ा छोटा, कोई भी इन्वेस्टर हो, ये शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। अब शेयर होल्डर रिकॉर्ड किसका? कंपनी का। जब कोई भी इन्वेस्टर शेयर कंपनी के शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स में आ जाता है तो वो ही डिविडेंड के लिए लायबल रहता है। अब शेयर होल्डर के रिकॉर्ड में आना और डिविडेंड के लिए लायबल रहना, इसका क्या मीनिंग हुआ? अब इसका मतलब है कि किसी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट, सपोज टू बी हम एग्जाम्पल के साथ लेंगे कि किसी भी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट, सपोज 17 जून किसी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 2024, तो किसी भी शेयर होल्डर को 17 जून या उससे पहले पहले ये स्टॉक बाय करना होता है, राइट, ताकि वो उस डिविडेंड का, वो स्टॉक का शेयर होल्डर बन जाए। अब 17 जून को शेयर होल्डर जिसके नाम से 17 जून को कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर आ जाएंगे तो वो हो जाएगा कंपनी का हिस्सेदार, या हम बोलेंगे वो उसने उस कंपनी की पार्टनरशिप जो है उसमें वो ऐड हो चुका है, उनके रिकॉर्ड में आ चुका है कि XYZ नाम का जो पर्सन है इसने 17 जून से पहले पहले स्टॉक्स को बाय कर लिया है, हमारे रिकॉर्ड में शेयर होल्डर का नाम आ गया है, यानी ये पर्सन इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो चुका है। जैसे कि जेन्युइनली आप देखते ही कि मैंने अपने वीडियो में भी बोला है कि रिकॉर्ड डेट 17 जून है, तो 16 जून या उससे पहले पहले आपको ये स्टॉक को बाय करना होगा, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में जब सेटलमेंट प्रोसेस होगी, उस सेटलमेंट प्रोसेस में आप बन जाएंगे स्पेसिफिक कंपनी के शेयर होल्डर और आप पर्टिकुलर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
अब हम देखते हैं इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट डेट, वो है एक्स डिविडेंड डेट। अब एक्स डिविडेंड डेट आपने देखा होगा कि आजकल एक्स डिविडेंड डेट जो है ये कहीं मेंशन देखने को नहीं मिलती है, सीधे सीधे हमें रिकॉर्ड डेट ही देखने को मिलती है। मैंने अपने वीडियो में भी रिकॉर्ड डेट बताई थी, एक्स डिविडेंड डेट नहीं बताई थी। क्योंकि दोनों कोरिलेट है। क्योंकि रिकॉर्ड डेट जो होती है इसको पहले क्या होता था, रिकॉर्ड डेट के T+2 डेज में स्टॉक सेटल होता था और पर्सन को मिल जाता था उसके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में। तो तब जो है रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले की डेट होती थी एक्स डिविडेंड डेट। रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले की डेट होती थी एक्स डिविडेंड डेट। यानी अगर हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लें तो अगर किसी कंपनी की रिकॉर्ड डेट 17 तारीख है, 17 जून है, तो सीधे सीधे से 15 जून जो है ये होती थी उसकी एक्स डेट। पर अब जो सेटलमेंट जो होती है कंपनियों में शेयर्स की, वो T+2 डेज नहीं रही, वो सिर्फ 1 डेज में सेटलमेंट है, 24 आवर्स में सेटलमेंट हो जाती है। तो अब T+1 ओनली रह गया है क्राइटेरिया। तो अभी ऐसा तो होने नहीं वाला है कि किसी कंपनी की जो एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो 17 तारीख है और एक्स डेट 16 रख दो। तो ये चीज़ नहीं होते हुए अब सिर्फ रिकॉर्ड डेट देखने को मिलती है, एक्स डेट देखने को नहीं मिलती। तो एक्स डेट का बेसिक क्राइटेरिया जनरली वही होता है कि रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले जो सेट की जाती थी वो एक्स डेट थी। लेकिन अब T+2 डेज का क्राइटेरिया नहीं रहा, T+1 डे का हो गया है और इसी वजह से एक्स डेट ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले ही हम बोल सकते हैं कि लॉजिकली एक्स डेट देखने को मिलती है, एक्स डिविडेंड डेट यानी रिकॉर्ड डेट से पहले का 1 दिन। तो स्टॉक सेटलमेंट के लिए ये चीज़ होती थी। अब किसी भी इन्वेस्टर को किसी कंपनी या शेयर्स में शेयर चाहिए है तो उसे एक्स डिविडेंड डेट से पहले उस कंपनी के शेयर्स बाय करना होगा ताकि रिकॉर्ड डेट तक वो कंपनी के रिकॉर्ड में वो शो हो और उससे डिविडेंड मिले। बस इतना ही लॉजिक देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि रिकॉर्ड डेट से जो भी डेट है, सपोज 17th तो 16th या उससे पहले पहले आपको बाय करना है, क्योंकि एक्स डेट 16th की होती है और 16 तक आपको जो है 17 तक उस स्पेसिफिक कंपनी के रिकॉर्ड में आना होता है। तो बेसिकली एक्स डेट के बारे में इतना ही है। अब नेक्स्ट डेट हम देखेंगे पेमेंट डेट। पेमेंट डेट यानी इस डेट पे शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे हो जाता है। अब डिविडेंड पे हो जाता है यानी जैसे जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर रिकॉर्ड डेट दी, 17 तारीख दी होगी सपोज, और एट द एंड ऑफ मंथ सपोज टू भी बोले होगा कि पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो आपको उस स्पेसिफिक डेट को जो कि कंपनी की तरफ से अनाउंस्ड हो जाती है कि सो एंड सो डेट को आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा, तो आपको वो होती है आपकी पेमेंट डेट जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है। अब इसके अलावा बोला जाए तो जब कंपनी जो है डिविडेंड पे करती है तब वो ये भी बताती है कि ये इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है। अब इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ये दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो हम ये दोनों भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड होता क्या है? अगर इंटरिम डिविडेंड होता क्या है बात करें तो इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कंपनी जो कंपनी का ईयर है एंड अकाउंट्स है उसके फाइनलाइज होने के पहले या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स अनाउंस किया जाता है। यानी अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले पहले ड्यूरिंग द ईयर एंड अकाउंट्स के पहले बिटवीन जो डिविडेंड दिया जाता है वो होता है इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड के बारे में एक ट्विस्ट आप सबको भी पता है, नहीं है आई डोंट नो, बट ये डिविडेंड जो होता है ये शेयर होल्डर के कंसेंट के साथ वापस भी लिया जा सकता है।
यानी अगर कोई XYZ कंपनी है, उसने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है कि मैं 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे रहा हूँ सारे शेयर होल्डर को, लेकिन कुछ दिन बाद शेयर होल्डर्स के कंसर्न से उसने वो कैंसिल भी वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो उसको देना ही पड़ेगा। कभी कभी इंटरिम डिविडेंड जो है रिवर्ट बैक भी किया जा सकता है। इंटरिम डिविडेंड यानी जो ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है या ड्यूरिंग द अकाउंट्स या फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में दिया जाता है। अब वही फाइनल डिविडेंड जो है आप समझ ही गए होंगे इंटरिम डिविडेंड के ऊपर से कि फाइनल डिविडेंड वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस होता है। फाइनल डिविडेंड जो है ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में इसको अनाउंस किया जाता है, यानी फाइनल यानी आखिरी। अब 24-25 फाइनेंशियल ईयर है तो 25 एंड होने के बाद यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड जो है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया जाता है। अब इस समय तक कंपनी का ईयर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो चुका होता है और इसी वजह से इस डिविडेंड को वापस नहीं किया जा सकता। जैसे हमने देखा कि इंटरिम डिविडेंड वो अनाउंस करके फिर शेयर होल्डर के कंसर्न के साथ उसको रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिविडेंड को एक बार डिक्लेयर किया गया तो वो फाइनलाइज है, उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। वो कंपनी पे मैंडेटरीली पे करना है कंपनी को, क्योंकि तब तक उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो चुके हैं, उसमें चेंजेस करना पॉसिबल कंपनी के लिए नहीं है। यानी फाइनल डिविडेंड अगर कोई कंपनी XYZ बोल रही है कि हम जो है 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड पे करेंगे तो वो 100% करेंगे, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर है। अब उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द मार्केट है, ड्यूरिंग द अकाउंट्स डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, इस वजह से उसको रिवर्ट किया जा सकता है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।